हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक भास्कर है। इसका संपादकीय पढ़ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाएं क्या बताती हैं। समाज शास्त्री कथन है कि अपराध की प्रकृति समाज की पैथोलॉजी यानी विकृति विज्ञान बताती है। समाज शास्त्री कथन क्या कहते हैं कि अपराध की प्रकृति समाज की पैथोलॉजी बताती है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि निजी अदालतों में आपराधिक और सिविल मुकदमों का अनुपात 81 अनुपात 19 का हो गया है। 10 साल पहले तक यह अनुपात 70 अनुपात 30 का था। इसका मतलब यह नहीं कि जमीन जायदाद के विवाद पहले से कम हो गए हैं। इस अध्ययन के अनुसार बिहार में हर 5 हत्याओं में 4 की मूल में संपत्ति विवाद होता है। इससे पता चलता है कि संपत्ति की विवाद की परिणति भी आपराधिक कृत्यों जैसे डराने धमकाने या झूठे आपराधिक आरोप लगाकर उलझाने में हो रही है। देश की सभी अदालतों में कुल 5.3334 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें 4.70 करोड़ जिला और अधीनस्थ अदालतों में, जब हाई कोर्ट में 63.60 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 88,251 है। इंटरनेट और बैंकिंग या पेमेंट के प्रचलन के बावजूद एक बड़े वर्ग के पास टेक्निकल जानकारी न होने से साइबर क्राइम अपराध का नया आयाम है। भारतीय समाज में राज्य की शक्तियों की दहशत इतनी प्रभावी है कि अपराधी डिजिटल अरेस्ट के जरिए कानूनी एजेंसियों के अफसर का जदम आवाज निकालते हैं और शैली में फोन कर पढ़े लिखे लोगों को भी भयादोहन कर रहे हैं। सीबीआई, इनकम टैक्स और इन्फोर्मेंस डायरेक्टरेट के नाम पर लोगों में व्याप्त दहशत से चल रही डिजिटल अरेस्ट के खेल से कल्याणकारी राज्य में भी राज्य शक्तियों के असली चरित्र का पता चलता है। अगला दैनिक जागरण का ये एडिटोरियल है, अपराध के आंकड़े। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी 2023 के आंकड़े कोई अच्छी तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है कि हर स्तर पर अपराध बढ़ते दिख रहे हैं। सबसे अधिक चिंता की बात है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से लेकर यौन अपराधों से बचाने वाले कई कानूनों को कठोर किए जाने के बाद भी उनके खिलाफ अपराध कम होने की वजह बढ़ ही रही है। 23 में महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। ये पिछले 2 वर्षों की तुलना में अधिक है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा के हैं। इसका मतलब है कि भी घर में भी सुरक्षित नहीं है। निसंदेह सार्वजनिक स्थानों पर भी उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठते ही रहते हैं। पिछले दिनों कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को जमानत देने से मना करते हुए कहा कि जिस दिन महिलाएं रात में निर्भय होकर चलेंगी, हम उधर कहते हैं कि कह सकते हैं कि भारत ने सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। इस स्थिति के निर्माण के लिए केवल पुलिस और अदालतों को ही तत्परता का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही हमारे पुरुष प्रधान समाज को भी अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों का एक बड़ा कारण पुरुष प्रधान समाज की महिलाओं को हीन और दोयम दर्जे का मानने की मानसिकता है। इसकी मानसिकता के कारण आज भी महिलाएं बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं है कि 21वीं सदी में महिलाएं दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही हैं। यह तब है जब सरकारें अपने स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें संबल देने के लिए समाज कल्याण की कई योजना चला रहे हैं। यह आवश्यक है इन योजनाओं का केंद्रीय पहलू दोनों की लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना है। इसके साथ ही अपराध रोधी तंत्र को और सक्षम बनाने की भी गहन आवश्यकता है। इस तंत्र में पुलिस के साथ ही अदालतों की भी प्रमुख भूमिका है। अपराधी छोटा हो या बड़ा, उसे यथाशीघ्र दंड का भागीदारी बनाकर ही कानून के शासन को स्थापित किया जा सकता है। अपने देश में सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के खिलाफ अपराध घटित होने के कारण यह कई बार सक्षम लोगों अपने लिए सजा इसलिए नहीं पाते हैं कि वे रसूख वाले होते हैं। अपराध का एक कारण कानूनों को अनदेखा करने की प्रवृत्ति भी है। छोटे मोटे नियमों की अवहेलना करने
की बढ़ते अवहेलना के बढ़ते मामले यही बताते हैं कि देश अभी सामंती प्रवृत्ति से मुक्त नहीं हुआ है। अपराध रोधी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता से इनकार नहीं, लेकिन लोगों को नियम कानून का पालन करना भी सीखना होगा। 100 वर्षों की स्वर्णिम विरासत। डॉक्टर अजय कुमार, लेखक, यूपीएससी के अध्यक्ष, ये लिखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की अपनी 100वीं स्थापना में प्रवेश करते हुए एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा है। यूपीएससी की परिकल्पना हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने संवैधानिक निकायों, सिविल सेवाओं में योग्यता के संरक्षक के रूप में की थी। इसी सोच के साथ यूपीएससी की केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति और अनुशासन संबंधी मामलों में अहम भूमिका रही है, उनको सौंपी गई है। पिछले 100 वर्षों में इसकी विकास यात्रा केवल एक संस्थान का इतिहास नहीं, बल्कि भारत की उस गहरे विश्वास का प्रतीक है जो निष्पक्षता, विश्वास और सत्यनिष्ठा पर आधारित है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग को विशेष दर्जा दिया गया है। इसका उद्देश्य उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता सुनिश्चित करना था, ताकि भर्ती, पदोन्नति और अनुशासन संबंधी मामलों में कोई दबाव या पक्षपात न था। यह उनके पारदर्शी विचारों का प्रमाण है। यह संस्था आज भी योग्यता, भरोसे और ईमानदारी के सिद्धांतों पर मजबूती से खड़ी है। इसके जरिए दुनिया के सबसे विविधतापूर्ण एवं सबसे बड़े लोकतंत्र में शासन के विशाल कार्यभार का संचालन होता है। यूपीएससी की इस ऐतिहासिक यात्रा में न केवल प्रशासनिक निरंतरता ही नहीं दिखती, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों पर बढ़ते भरोसे का भी प्रतीक है। शुरुआती वर्षों में यूपीएससी कुछ ही परीक्षा आयोजित करता था, पर आज यह एक बड़ा और विविध कार्यक्षेत्र संभाल रहा है। आज प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा से लेकर इंजीनियरिंग, वानिकी, चिकित्सा और सांख्यिकी और अन्य सेवाओं के लिए भर्ती का दारोमदार यूपीएससी के पास है। इसका दायरा बड़ा है। इसका मूल दायित्व वही है, देश की सेवाओं के लिए सबसे योग्य प्रतिभाओं का चयन करना। सिविल सेवा परीक्षा के लॉजिस्टिक कार्य भी असाधारण है। प्रारंभिक परीक्षा 2500 से अधिक स्थानों पर आयोजित होती है और प्रारंभिक परीक्षा के लिए लगभग 10 से 12 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। मुख्य परीक्षा में चुनौती और जटिल हो जाती है, जहां विभिन्न केंद्रों पर प्रत्येक उम्मीदवार को उसकी ओर से चयनित विषय पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराना होता है। यह चुनौती तब और बढ़ जाती है जब दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे सहायक लेखक की सुविधा। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को बड़े फॉन्ट में प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। यदि यूपीएससी का इतिहास उसकी बुनियाद है, तो भरोसा, ईमानदारी और निष्पक्षता उसके स्तंभ है। दशकों से लाखों अभ्यर्थियों ने आयोग पर विश्वास जताया है। सफलता या असफलता सिर्फ उसकी योग्यता पर निर्भर करेगी। यह विश्वास यूं ही नहीं बना, इसी बड़ी मेहनत और ईमानदारी से गढ़ा गया है। प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, मूल्यांकन में निष्पक्षता और गलत तरीकों के खिलाफ सख्त रुख से यह संभव हुआ है। प्रश्न पत्र बनाने से लेकर परीक्षा आयोजन और मूल्यांकन तक प्रत्येक क्षण में ईमानदारी का परिचय दिया जाता है। ईमानदारी से आशा है संस्था को राजनीतिक या बाहरी दबावों से बचाना और गोपनीयता बनाए रखना, यह सुनिश्चित करना कि सर्वाधिक योग्य ही चयनित हो। निष्पक्षता का अर्थ है कि सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देना, चाहे वे शहर से या गांव से या संपन्न हो, वंचित हो, अंग्रेजी में निपुण हो या नहीं हो। हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां कई स्तरों पर असमानता पाई जाती है, वहां यूपीएससी परीक्षाओं को समान अवसर का मैदान माना जाता है और संस्थान के लिए गर्व से भरी उपलब्धि रहती है। आज जब हम यूपीएससी का शताब्दी समारोह मना रहे हैं, तो हम उन गुमनाम नायकों को भी सम्मानित करें जिनकी वजह से यह सफलता संभव हुई है। इनमें प्रश्न तैयार करने और मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञ प्रमुख हैं। ये आयोग की अदृश्य रीढ़ है। देश के बेहतरीन विशेषज्ञ हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। अपने क्षेत्र में सिरमौर होने के बावजूद बिना किसी पहचान और प्रसिद्धि की चाह में समर्पण के साथ काम करते हैं। उनका सूक्ष्म कार्य, निष्पक्ष निर्णय और उत्कृष्टता के प्रति अधिक प्रतिबद्धता यूपीएससी की क्षमता का आधार रही है, जो परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और मजबूत बनाती है। यही कारण है कि आयोग ने देश का भरोसा जीता और समय की हर कसौटी पर खरा उतरा। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करता हूँ।
जिनकी निस्वार्थ सेवा सुनिश्चित करती है कि लाखों उम्मीदवारों के सपनों और आकांक्षाओं का मूल्यांकन निष्पक्षता, कड़ाई और पूरी ईमानदारी के साथ हो। शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे आयोग के लिए यह क्षण केवल उत्सव का नहीं बल्कि व्यापक मंथन का भी है। शताब्दी वर्ष हमारे लिए अतीत का सम्मान करने और वर्तमान का जश्न मनाने और अगले 100 साल तक दृष्टि तय करने का भी अवसर है। जैसे जैसे भारत दुनिया में अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीक प्रगति मौजूदा शासन मॉडल में बदलाव ला रही है। ऐसे में एक संस्थान के रूप में यूपीएससी इन बदलावों के अनुसार खुद को ढालेगा, ताकि यह भारतीय लोकतंत्र में निष्पक्षता और अवसर का प्रकाश स्तंभ बना रहे। इस दिशा में समयकुल प्रयास भी आरंभ हो गए हैं। नए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया आसान हो गई है। फेस रिकॉग्निशन तकनीक किसी भी धोखाधड़ी को रोकने में मददगार बनेगी। यह हम चयनित उम्मीदवारों की तलाश के साथ साथ उनकी भी मदद कर रहे हैं जो हमारी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। प्रतिभा सेतु पहल भी उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। फाइनल पर्सनैलिटी टेस्ट तक पहुंचते हैं पर अंतिम सूची में नहीं आ पाते हैं और क्षमताओं को और आगे बढ़ाने की दिशा में एआई का प्रयोग को अपनाया जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष और नए सदस्य अन्य सदस्यों के साथ यूपीएससी के शताब्दी वर्ष का उत्सव मनाते हुए हम सभी अपनी विरासत की मजबूती और समग्र समाज द्वारा इस संस्थान को व्यक्त विश्वास से अभिभूत और प्रेरित हैं। हम दोहराते हैं कि ईमानदारी, निष्पक्षता, उत्कृष्टता के इस स्वर्ण मानक को बनाए रखेंगे और आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प अटल है। जनसत्ता का ये अगला एडिटोरियल है, आतंक का दायरा। कनाडा ने अपराध की दुनिया में कुख्यात माने जाने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकी संगठन घोषित करके एक सख्त संदेश दिया है कि अगर किसी समूह की गतिविधियां आतंकवादियों के समकक्ष हैं तो उसी नजरिए से देखा जाएगा। दरअसल कनाडा में एक बड़ी आपराधिक घटनाओं के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हाथ बताया जा रहा है। इस गिरोह पर प्रवासियों से वसूली, उन्हें हिंसा की धमकी देने और कुछ विशिष्ट समुदायों को निशाना बनाकर आतंक फैलाने के जरिए अपने पांव फैलाने के आरोप हैं। इन्हीं वजहों से कनाडा सरकार ने सोमवार को कहा है कि वहां के लोगों के बीच भय का माहौल पैदा करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया गया है। गौरतलब है, अगर किसी गिरोह को कनाडा में आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो वहां के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, मुकदमा चलाया जा सकता है, उसकी संपत्तियों धन को सरकार जब्त कर सकती है। इसके बाद कनाडा के कई राज्यों की पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ जांच में पहले से ज्यादा अधिकार भी मिल सकेंगे। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और अन्य देशों में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का वसूली से लेकर हत्या तक की गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है। कनाडा में उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की संभावना पहले से बन रही थी, क्योंकि वहां इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग काफी समय से की जा रही थी। मगर कनाडा सरकार ने इस संबंध में जो कदम उठाया है उसकी पृष्ठभूमि बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत और कनाडा के बीच चली खींचातान को भी माना जाता है। करीब साल भर पहले खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मसले पर भारत और कनाडा के बीच विवाद ने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया था। इसके बाद यह मुद्दा भी उठा। भारत से संचालित लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने कनाडा में प्रवासियों के इलाकों में भी अपने पांव फैला लिए थे। वहां जबरन वसूली, धमकी, गोलीबारी, हत्या के जरिए आतंक फैलाता है। खुद भारत में भी लॉरेंस बिश्नोई के जेल के भीतर से गिरोह संचालित करने और उसे मिलने वाले संरक्षण पर सवाल उठते रहे हैं। यहाँ उसके खिलाफ यूपीएससी जैसे सख्त यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत कार्रवाई चल रही है। इसके समानांतर कनाडा के इस कदम को भी आतंकी और भय पैदा करने वाली गतिविधियों पर लगाम कसने के रूप में देखा जाएगा। जिन हरकतों से दहशत का माहौल बनता है उसे आतंकवाद के समक्ष देखने जाने से शायद ही कोई असहमत होगा, मगर ऐसे सवाल भी उठ सकते हैं कि जिस तरह शक्ति कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दिखाई है, क्या वह ऐसे ही रुख अपने यहाँ खालिस्तान समर्थक समूहों के प्रति अख्तियार करेगा। कनाडा में खालिस्तान समर्थक कई समूहों की गतिविधियां छिपी नहीं रही हैं,
इसके सबूतों के साथ भारत ने वहां सरकार को सूचित भी किया है, मगर कनाडा ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए उत्साह नहीं दिखता है। अब कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकी संगठन घोषित कर कनाडा ने बड़े अपराधों के संजाल को तोड़ने की कोशिश की है, मगर इस कसौटी पर भी रख कर देखा जाएगा। इस किस कसौटी पर रख कर देगा, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले दूसरे समूहों को लेकर उसका रुख कैसा रहता है। शांति की पहल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से गाजा में युद्ध विराम के दौरान 20 सूत्री प्रस्ताव पेश किया गया है। वह निश्चित रूप से शांति की राह पर लौटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इजरायल और फिलिस्तीन समेत कई देशों ने इस पहल का स्वागत किया है। इनमें 8 अरब देश, भारत, चीन, रूस और पाकिस्तान भी शामिल है। साफ है कि ज्यादातर देश गाजा में शांति के समर्थक हैं, मगर क्या हमास भी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हमास की ओर से अभी तक कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस संगठन का कहना है कि वह इस प्रस्ताव की शर्तों का गहन अध्ययन करने के बाद ही अपना रुख स्पष्ट करेगा। दूसरी ओर इजरायल ने भले ही इस प्रस्ताव पर प्रथम दृष्टया सहमति जताई हो, लेकिन इसमें कई शर्तें ऐसी हैं जिनके दूरगामी प्रभाव को देखते हुए इजरायल अपने मौजूदा रुख में बदलाव करने पर विचार कर सकता है। यानी शांति योजना सिरे चढ़ पाएगी या नहीं, अभी इस संबंध में कई कयास लगाना जल्दबाजी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद शांति समझौते का प्रस्ताव सार्वजनिक किया है। इससे पहले नेतन्याहू ने अमीरात में हमास से जुड़े लोगों को निशाना बनाकर किए गए सैन्य हमलों के लिए कतर के प्रधानमंत्री से माफी भी मांगी, और इस प्रस्ताव की शर्तों में कहा गया कि समझौता होने के 72 घंटे के भीतर दोनों की ओर से बंधकों और कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। गाजा का प्रशासन एक अस्थायी तकनीकी और गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति को सौंप दिया जाएगा, जिसकी निगरानी ट्रंप की अध्यक्षता वाली बोर्ड ऑफ पीस करेगा। यानी प्रकारांतर से इस प्रशासन की लगाम अमेरिका के हाथों में रहेगी। हमास और इजराइल की इसमें कोई भागीदारी नहीं होगी। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इजराइल और हमास इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ेंगे और गाजा में फिर से शांति कायम होगी, क्योंकि इस युद्ध के दौरान अब तक 66,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अगला हिंदुस्तान.com का यह है गाजा में शांति प्रस्ताव। संपादकीय देखते हैं। अमीर यही ऑलमोस्ट ये देखा हुआ है, इस रास्ता सुलझा हुआ है यहाँ पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।